आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खबर खास। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नाज़रीन, हालिया दिनों अदालत उज़्मा ने कई अहम रिमार्क्स किए हैं। अदालत के तबसरे कई मानों में अहमियत के हामिल होते हैं। ऐसे ही पीर के रोज सुप्रीम कोर्ट ने इल्तिवा में पड़ी जमानतों को लेकर अहम रिमार्क किया। अदालत ने कहा कि मुसलसल कैदोबंद के बाद फिर किसी कैदी को हतमी तौर पर बरी कर देना संगीन नाइंसाफी है। अदालत उज़्मा ने मरकजी हुकूमत से कहा कि इसे जमानत के मामलात को आसान बनाने के लिए अलहदा जमानती कानून बनाने पर गौर करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को यह सिफारिश मुल्क की जेलों में कैदियों की ज्यादा भीड़ को देखते हुए की है और इनमें से 2/3 से ज्यादा जेर समात कैदी है। आज अदालत के इसी रिमार्क को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो जमानत पर अदालत का सुप्रीम जो रिमार्क है, इसके क्या कुछ माने निकलते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है अदालत का ये तबसरा, इसी पर बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ एडवोकेट शाहिद अली साहब हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और इसके अलावा कानून से भी आप जुड़े हुए हैं। मेरे साथ एडवोकेट अमन पवार साहब भी हैं, जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है और आप भी कानून से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मेरे साथ कुछ देर में बीजेपी के तर्जुमान भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी होंगे। शाहिद साहब आपका भी और एडवोकेट अमन पवार जी, दोनों मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है। मैं सबसे पहले शाहिद अली साहब आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि आप कानून से भी जुड़े हुए हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो रिमार्क आया है जमानत को लेकर, उन्होंने कहा कि केस चलते रहते हैं, मामले चलते रहते हैं और जमानतें जल्दी नहीं होती और यही वजह कि मुल्क की जो जेलें हैं वो कैदियों से पटी पड़ी हुई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के इस रिमार्क को किस तरह से लिया जाए? सही बात है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है, ये हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है, जो चरमराई हुई कानून व्यवस्था है, ये उसके मद्देनजर ही बात करी गई है और ये बिल्कुल एक आईना दिखाने की कोशिश की गई है सरकार को भी और समाज को भी कि यहाँ पर जो इतने सारे केसेस लंबित हैं, सिर्फ पेंडेंसी इतनी ज्यादा है, हमारे पास में जुडिशियल ऑफिसर्स इतने नहीं हैं, कोर्ट्स के पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है। अब सोचिए 2-2 लाख लोगों के लिए, 3-3 लाख लोगों के लिए सिर्फ एक जज है, तो कहां से उनका सब कुछ होगा? तो वो कहीं ना कहीं डिले में तो तब्दील होता ही है। लेकिन डिले अगर किसी चीज की हो रही है, अब सोचिए कोई हीनियस क्राइम किसी ने किया, मर्डर किया है और डिले एक सिस्टम की वजह से हो रहा है कि वहां पर कोर्ट्स के अंदर जुडिशियल ऑफिसर्स नहीं है या और जो बहुत सारी पेचीदगियां होती हैं उसकी वजह से डिले होता है। लेकिन उसका फायदा अगर ऐसे हीनियस क्रिमिनल्स को मिल जाएगा जिन्होंने हीनियस क्राइम किया है डिले के आधार पर, तो मेरा ख्याल है ये कि फिर तो न्यायिक प्रक्रिया पूरी तरह से चरमरा जाएगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो रिमार्क है कानून बनाने के लिए बात भी कही गई है, तो मेरा अपना मानना यह है कि ये बात तो बिल्कुल सही है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही है, हम इसके बिल्कुल हक में हैं। लेकिन यहां पर अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कि जो क्रिमिनल्स हैं, जो हीनियस क्राइम जो लोग करते हैं, मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, उस तरह के लोगों को भी इसका कहीं फायदा ना मिल जाए, तो इसने जुडिशियल ऑफिसर्स को बढ़ाने की जो प्रक्रिया है या जो उनकी जो सैंक्शन लिमिट है कम से कम वही पूरी कर दें। अगर सैंक्शन लिमिट भी पूरी हो जाएगी तो फिर ये डिले जो होता है डिले नहीं होगा, तो डिले के आधार पर जमानत देने वाली जो बात है वो फिर अपने आप में बेमानी बात हो जाएगी। तो मेरा मानना यह है कि जब तक सरकार इस चीज का इंतजाम नहीं करती है, इसके लिए कानून तो बिल्कुल बनना ही चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग अननेसेसरी बंद रहते हैं, जो बहुत सारे लोग अननेसेसरी बंद रहते हैं उनकी पूरी जिंदगी जेल के अंदर हो गई, उनको इंसाफ ही नहीं मिला और 18 साल बाद 20 साल बाद यह पाया गया कि वो नाहक जेल के अंदर बंद थे, तो उनकी जिंदगी तो कोई लौटा नहीं सकता, तो उसके लिए फिर कहां इंसाफ की बात होगी? तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसका इलाज सिर्फ ये नहीं है कि उनको जमानत दे दी जाए, इसका इलाज ये है कि गवर्नमेंट ये इस बात की श्योरिटी दे, यानी गवर्नमेंट इंश्योर करे इस बात के लिए कि कानून व्यवस्था चरमरा ना जाए, इंसाफ जल्द से जल्द लोगों को मिले। उसके लिए एडिकेट जजेस का अपॉइंटमेंट करना चाहिए, अदालतों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और
त्वरित कार्रवाई हो, उसके लिए कानून बनाया जाना चाहिए। हमारा कानून बहुत लचीला है इस मामले में। नहीं नहीं, बिल्कुल शाहिद साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही और कानून भी यही कहता है कि इंसाफ अगर देरी से मिल रहा है तो वो मुकम्मल इंसाफ नहीं है। इंसाफ जल्द से जल्द मिलना चाहिए और उसमें देरी, बहुत ज्यादा देरी नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ दो और खास मेहमान चर्चा में जुड़ चुके हैं। एडवोकेट अश्विनी दुबे साहब हैं, जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और महेश वर्मा साहब तर्जुमान है बीजेपी के। दोनों मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं महेश वर्मा जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? बिल्कुल सुन पा रहा हूं। जी जी, महेश वर्मा जी, जो बेल को लेकर और जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क आया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और कही है कि सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो यह कहा है कि मुसलसल अगर किसी को हिरासत में रखा जाता है तो यह संगीन नाइंसाफी है। और आगे कोर्ट ने कहा है कि सरकार जमानत पर कोई कानून बनाए, इस पर सरकार को सोचना होगा, बहुत डिले नहीं होनी चाहिए ये चीजें। देखिए, पुलिस रिफॉर्मेशन जो है ये हमारे देश की आवश्यकता है जी, और इसकी बात और इसकी आवाज जो है बहुत दिनों से उठती रही है। हम ये जितनी भी चीजें किया, सुप्रीम कोर्ट रह रहे कि कई बार इस तरह के रिमार्क्स, इस तरह की टीका टिप्पणी, इस तरह के ऑर्डर्स सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से आते रहते हैं। अब सवाल यह है कि इसके ऊपर कानून बने या ना बने, इसकी चिंता सरकार जरूर करेगी और इसको देखेगी भी कि इसमें ऐसे भी बहुत सारी चीजों को अश्विनी जी और अच्छे से बता पाएंगे। लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से बहुत ऐसी आईपीसी की धाराएं हैं जिसमें जमानत का प्रोविजन थाने में भी है, थाने से भी मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि थाने से नहीं मिलता है, लेकिन सवाल यह है कि वो देने वाले के ऊपर निर्भर करता है या अपराधी किस किस्म का है, इसको भी देखा जाता है। तो अब इसको कैसे जस्टिफाई किया जाएगा, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो बात कही है उसका एक बहुत बड़ा परिप्रेक्ष्य है जी। जमानत जो है वो हर तरह से जो है, जरूरी नहीं है कि बहुत सारी आज भी धाराएं जो गैर जमानती हैं। अब उसमें कितने ऐसी धाराओं को और लाना है उस एम्बिट में, या सारे को मुक्त कर, क्योंकि उसमें दोनों बातें कही गई है। एक तो ये कही गई है कि देखिए आप जो है इसमें हर चीज में अरेस्टिंग मैंडेटरी होती जा रही है और अरेस्टिंग जो है एक टूल बनाया जा रहा है। मेरा ये मानना है कि बहुत सारी चीजों को वेल डिफाइन करना चाहिए, या वो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, या वो कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, विधायिका हो, सबकी अपनी अपनी जो जिम्मेवारी है उसको अच्छे से ट्रांसपेरेंट ढंग से रखना चाहिए और उसके ऊपर एक ऐसा वातावरण देश में बनाना चाहिए जिससे लगे कि देश में न्याय की कोई दुर्गति नहीं है, बिल्कुल, बल्कि न्याय जो है वो संगत है। जो न्याय संगत हम कहते हैं कि एक कार्रवाई है, तो न्याय के साथ जो संगत की जो एक परिभाषा होती है वो गढ़ी जानी चाहिए। और ये एक बार नहीं, कई बार हुआ। नहीं, कोर्ट ने तो अब सरकार के ऊपर एक तरह से डाल दिया कि सरकार को इसे देखना चाहिए। नेचुरली हम तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पीछे भी जब ट्रक के मामले में हमें डायरेक्शन दिया, हमने वो करके दिया। इसी प्रकार से जिन जिन चीजों को सुप्रीम कोर्ट हमें एडवाइस करता है, निश्चित रूप से हम उसके ऊपर एक्सप्लोर भी करते हैं सारी पॉसिबिलिटी को। और पुलिस रिफॉर्मेशन हमारे देश की आवश्यकता है। मैंने शुरू में ही आपसे कहा, सीआरपीसी और आईपीसी में बहुत सारे बदलाव की जरूरत है। जो अंग्रेजों आज से 100 साल पुराना ये कानून जर्जर पड़ चुका है, इसमें निश्चित रूप से हमें बदलाव की जो है हम महसूस भी कर रहे हैं और करना भी चाहिए। आप पुलिस मॉडर्नाइजेशन की बात अगर करते हैं तो उसमें आज भी बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जिसमें आपको, अब देखिए ना, उसमें जैसे मालखाने में सामान पड़ा होता है, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए आज भी उसको 20 रुपया, 200 रुपया, 400 रुपया मिलता है, जबकि आज के टाइम में क्या मिलता है, आज भी आईओ को बस से जाने के लिए 2 रुपया दिया जाता है किराए के तौर पे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, तो इन सब चीजों में बदलते वक्त के साथ तो तब्दीली आनी चाहिए। बात करेंगे बिल्कुल, तो रिफॉर्मेशन एक हमारी आवश्यकता जरूर है, और इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो वो एक छोटा सा पार्ट है, और भी बहुत सारी चीजों को करने की। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है, रिफॉर्म जो है वो वक्त की जरूरत होती है और वक्त के साथ चीजें बदलती रहनी चाहिए। मैं एडवोकेट अमन पवार जी आपके पास आना चाहूंगा। अमन पवार जी, क्योंकि हम हिंदुस्तान में जेलों की हालत देख रहे हैं किस तरह से कैदियों से पटी पड़ी हुई है, और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह रिमार्क भी किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथ में सरकार को भी एक डायरेक्शन दिया है। बिल्कुल अबू जी,
आपको मैं बताना चाहूंगा और आंकड़ों के साथ बताना चाहूंगा जी कि ये एनसीआरबी का सरकार का खुद का डेटा है जो अभी फरवरी 2022 इसी साल में आया, जो कहता है कि जो हमारी जेलों में जितने कैदी बंद हैं जी उनमें से 75% वो कैदी हैं जिनके ऊपर मुकदमा अभी चल रहा है, उनको सजा नहीं मिली है, 75% आरोप है। और 75% जो जेल की टोटल कैपेसिटी है, जितने लोग अंदर जा सकते हैं, उनमें से वो लोग हैं जिनको नहीं पता कल को जाकर के हमें कि वो जो है इसमें इनको सजा मिलेगी या फिर उनको जो है वहां से अक्विट कर दिया जाएगा। अक्विट कर दिया जाएगा, बहुत बड़ी तादाद है जी, निर्दोष माना जाएगा। तो ये बहुत बड़ी तादाद है और ये पिछले 10 साल में एनसीआरबी ने खुद बताया, सरकार ने बताया कि जो अंडर ट्रायल इन लोगों को कहते हैं, अंडर ट्रायल पिछले 10 साल में आज के दिन में मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा है। दिल्ली की जेल में जैसे कि मैं अभी देख पा रहा था 70% वो लोग हैं जिनके ऊपर अभी मुकदमे चल रहे हैं, क्या उनको सजा मिलेगी या वो निर्दोष पाए जाएंगे वो हमें नहीं पता। तो ये सब चीजें देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, बड़ा अच्छा फैसला दिया है और मेरे ख्याल से सरकार को इस पे जल्दी ही विचार करना चाहिए। और उसके साथ जो शाहिद जी ने, मेरे से पहले प्रवक्ता थे शाहिद जी ने जो कहा, मैं उस बात से भी बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं और मैं बिल्कुल उसको अग्री करता हूं कि इसका मतलब ये नहीं है कि जिन लोगों ने हीनियस क्राइम किया है या जो क्रिमिनल्स हैं जिनको सजा मिलनी चाहिए उनको बेल मिलनी चाहिए, और उसको स्पीड अप करने के लिए हमें नंबर ऑफ जजेस जो हैं हमारे ट्रायल कोर्ट में वो बढ़ाने पड़ेंगे। अभी जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन कह रहे थे कि आईपीसी, सीआरपीसी और बहुत से ऐसे कानून हैं जो जर्जर हो गए हैं, पुराने हो गए हैं, ये मोदी जी ने 2013 के अपने इलेक्शन कैंपेन में 2014 में भी कहा था। पर बात यह है कि बार बार कोर्ट को ही दखल अंदाज करके ये कहना पड़ता है कि आप नया कानून बनाइए। मोदी जी ने इन चीजों में अपने इलेक्शन कैंपेन में बहुत सारी बातें कही, पर रिफॉर्म की बात जब ग्राउंड पे हो तो उसमें कोई खास रिफॉर्म नहीं आया, जब भी सुप्रीम कोर्ट को बार बार ऐसी टिप्पणी करनी पड़ रही है। अब आप देखिए कि जो ईडी है, जो सरकार का एक विभाग है, एक एजेंसी है और आजकल बड़ी एक्टिव भी है, उसका अपना रिकॉर्ड ये बताता है कि 90 से 95% मुकदमों में पिछले 4-5 साल में उन्होंने किसी का कन्विक्शन वो नहीं करा पाए। 70% मामलों में उन्होंने अभी तक चार्जशीट भी दाखिल नहीं करी है। तो इस तरीके से जब एजेंसीज का दुरुपयोग करके लोगों को अंदर बंद किया जाएगा, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये सब चीजें ध्यान में रख करके जरूर कहा होगा कि बेल का कानून जो है वो एक कानून बनना चाहिए, सबके लिए एकमात्र महेश जी आ रहा हूं जी, पैमाने पे बनना चाहिए। ठीक है, महेश वर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी, मैं उसके बाद एडवोकेट अश्विनी जी आ रहा हूं जी। महेश जी, कोई भी अपराध की जो अकाउंटेबिलिटी और जवाबदेही जो होती है किसी भी व्यवस्था का, या वो ईडी हो, सीबीआई हो, लोकल पुलिस हो, वो कानून और कोर्ट के प्रति होती है। ये बेकार की बातें हैं कि भाई सरकार के अंडर ट्रायल इतनी संख्या हो गई। ऐसा लग रहा है कि इस देश में अंडर ट्रायल की संख्या जो है कांग्रेस के टाइम में थी ही नहीं, एकदम 0 बटा सन्नाटा था। ये सब बेकार की बातें हैं। वो बात कही है जिससे लोगों को समझ में आए कि देश की जरूरत क्या है। देश के सरकार तो सुप्रीम कोर्ट आपको बता रहा है ना सर, लेकर आप अमल करें जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। किसी भी आयोग की नहीं होती है, किसी संस्था की नहीं होती है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, सीआरपीसी में ऐसा है। महेश जी क्या बात कर रहे हैं? अगर आयोग नहीं आ रहा दाखिल करेगा, आयोग एविडेंस नहीं देगा तो कोर्ट अपना काम कैसे करेगा? महेश जी थोड़ी कानून की किताबें पढ़ करके आया करिए। आयोग की भी इतनी ही जिम्मेवारी है जितनी कोर्ट की जिम्मेवारी है। आपको बता रहा हूँ, मैं कानून का जानकार हूँ इसलिए आपको कह रहा हूँ। बाकी अश्विनी जी और अच्छे से आप बोल रहे हैं आयोग की समझा देंगे आपको। होती है, मैं आपको बता दूं यही चीज का भी महत्वपूर्ण काम है जितना कोर्ट का यही है कि आप वो चीज। चलिए ठीक है, मैं अश्विनी जी से समझ लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं एडवोकेट अश्विनी दुबे जी आपके पास आऊंगा। अश्विनी जी, सुप्रीम कोर्ट का सबसे पहले तो मैं बहुत मुख्तसर में समझना चाह रहा हूं, जो रिमार्क होता है इसका इंपॉर्टेंस कितना होता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अदालतों की तरफ से बहुत से रिमार्क आए और रिमार्क्स आने के बाद उसके बाद क्या कुछ हालत हुई वो भी तमाम चीजें सामने रही हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, और जिस तरह से हमने देखा कि सरकारें, बहुत से ऐसे केस होते हैं, मौजूदा में हमारे सामने एक केस मोहम्मद जुबैर का है, जिसमें अब सुप्रीम कोर्ट जो सरकार है वो लगातार जमानत के जो मामले हैं उसकी मुखालफत कर रही है। तो इन तमाम चीजों को और सुप्रीम कोर्ट का जो रिमार्क है इसे कैसे देखा जाए? देखिए, तीनों विद्वान पैनलिस्ट ने एक बात पर एक कंसेंसस पर आए
कि जिस नेचर का अपराध है उस नेचर के अनुसार उसमें डिसीजन होना चाहिए। और यही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल कहा, जो बेल के लिए उन्होंने कहा कि जो जांच एजेंसियां हैं वो अरुणेश कुमार की जो जजमेंट है जिसमें धारा 41A के अनुसार जिसमें 7 साल से कम की सजा है, बड़ा स्पेसिफिक स्टेटमेंट था, मैंने वो पढ़ा भी। अमन भाई भी वकील हैं हमारे साथ, महेश जी भी बहुत वाइज पॉलिटिशियन है, शाहिद भाई भी उस बात को अग्री करेंगे, जिसमें 7 साल की सजा, बड़ी लैंडमार्क जजमेंट में कहा उसमें जो है बेल को एज ए रूल प्रिंसिपल करना चाहिए। जस्टिस कृष्णा अय्यर ने भी बड़े अपनी लैंडमार्क जजमेंट में एक बार बात की थी कि बेल इज अ रूल, जेल इज एक्सेप्शन। तो जेल इज एक्सेप्शन माने कौन से हीनियस क्राइम्स में अगर हम करें तो वहां कंपैरिजन नहीं कर सकते। कुछ ऐसे केसेस हैं जैसे 323 का मुकदमा हो गया और छोटे मोटे मारपीट के मुकदमे हो गए, 420 के मुकदमे हो गए जिसमें 7 साल से कम की सजा है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए मैंडेटरी नोटिस देना जरूरी है, उसकी बात है। अब दूसरी बात पर अगर हम बात करते हैं, अमन ने बड़ी अच्छी बात कही कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हमारे देश में बहुत ज्यादा हैं जी। लेकिन अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हमारे देश में उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सरकार जिम्मेदार नहीं है, सही, उसके लिए इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? हमारे जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास, पैरालीगल स्टाफ नहीं है हमारे पास, कुछ लॉयर्स की तरफ से भी वो नहीं है, और लोगों के पास भी लीगल सिस्टम को हायर करने के लिए एवेन्यूज नहीं है। तो जब तक ये सब चीजें एक साथ नहीं बढ़ेंगे, और इसमें मैं समझता हूं कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल कलेक्टिव डिसीजन की जरूरत है जिसमें तीनों अंग हमारी जो संविधान के हैं वो इक्वली काम करें। अब एक और बड़ी बात जो बेल एक्ट की तर्ज पर विशेष कानून बनाने की बात करें, रिफॉर्म्स जरूरी हैं। रिफॉर्म्स महेश भाई ने कहा बड़ा वाइजली कि रिफॉर्म्स की बात तो गवर्नमेंट कर ही रही है, होना भी चाहिए। प्रकाश सिंह के केस में भी बड़े कैटेगोरिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और रिफॉर्म्स आना चाहिए क्योंकि कॉलोनियल एरा में अब नहीं रह रहे हैं। अब हमें आजाद हुए बहुत समय हो गया, और 1800 में जो कानून आया, जो उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से होकर के आया, उस समय की परिस्थितियों में आज की परिस्थितियों में जमीन आसमान का। उस समय मान लीजिए जैसे राजद्रोह जैसी धारा है, उस समय फ्रीडम फाइटर की वॉइसेस को सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन आज उसकी प्रासंगिकता नहीं है। अब आपने जुबैर की बात की, देखिए मोहम्मद जुबैर के केस में क्या है, वो विचाराधीन मामला है, मैं नहीं बोलूंगा, परंतु जो कुछ भी आर्ग्यूमेंट हम आप सबसे सुन रहे हैं उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम का गठन किया। अब जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम का गठन बड़े ऐसे परिस्थितियों में होता है जबकि नॉर्मल तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर पाने में पुलिस सक्षम नहीं होती है, तो उसमें बड़े जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको रखा जाता है। तो एक वो विषय है जिस पर देखना होगा कि क्या इस तरह का संगीन अपराध, उस पर हम लोगों का कुछ भी बोलना अभी ठीक नहीं होगा, परंतु ये जरूरत है कि 5 साल से ज्यादा वक्त से हजारों कैदी इसमें बंद हैं, और 3 से 5 साल के वक्त के 16,633 का कुछ आंकड़ा है जिसके मुताबिक बंद है, और 4 लाख 5 लाख पूरे 28 राज्यों में लोग ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं। तो मैं समझता हूं कि रिफॉर्म्स होना चाहिए, बहुत बड़ी तादाद है इसमें, रिफॉर्म होना चाहिए। मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। एडवोकेट शाहिद अली साहब, आपके पास आना चाहूंगा। अब बात सर ये चल रही कि हमारे पास जुडिशरी में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। सवाल ये उठता है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कौन कराएगा। इसके अलावा फिर अब सर सवाल यहां पर और भी इस तरह से उठते हैं कि जो कमियां रह जाती है, जो केसेस चलते रहते हैं, या जिस तरह से सरकार जिन मामलों में जमानत के लिए सरकार की तरफ से पहल की जाती है, इस पर भी एक तरह से सवाल उठता है। या सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर इन तमाम चीजों को पटरी पर लाया कैसे जाएगा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात चल रही है। और मैं तो यह कह रहा हूं कि सरकार बीजेपी या कांग्रेस नहीं, आप पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर देखिए कि सरकारें आती चली जाती है, रिफॉर्म की बात करती, लेकिन रिफॉर्म नहीं होता है। यह तो सच है। बिल्कुल, मैं यही कहने वाला था कि पॉलिटिक्स की बात तो खैर पॉलिटिशियंस जाने कि उसको कांग्रेस किस तरह से लेगी या बीजेपी उसको कैसे रेस्पॉन्ड करेगी, लेकिन जो अश्विनी दुबे जी ने बात करी है, जो मैं बात कर रहा हूं, वो बात दरअसल कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी की, कलेक्टिव लायबिलिटी की है। सबसे पहले तो सरकार की जिम्मेदारी है जी कि वो सफिशिएंट कोर्ट्स, सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर दे, सफिशिएंट वहां पर नियुक्तियां करे, स्टाफ की भी नियुक्तियां करे, जजेस की भी नियुक्तियां करे। सबसे पहले तो वो काम होना है। जब वो काम हो जाएगा तो उसके बाद में कि वकीलों के जो कुछ लोग डिले कर लेते हैं, उनको चेक एंड बैलेंसेस की बात है, तो तमाम चीजें बात की चीजें हैं। लेकिन सरकार किसी की भी हो, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हमेशा कांग्रेस की सरकार नहीं रही, हमेशा बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी। तो सरकार का मतलब बीजेपी की सरकार नहीं है, सरकार का मतलब कांग्रेस की सरकार का नहीं है। सरकार का मतलब जो भी पावर में है, आज की डेट में जो भी पावर में है, वो देश के इन हालात के लिए जिम्मेदार नहीं है।
ये जो कल पावर में थे वो देश के हालात के लिए जिम्मेदार नहीं है, सिस्टम जिम्मेदार है। सिस्टम ने जिसने की जुडिशरी को पूरी तरह से नेग्लेक्ट किया है। अब बताइए जो जुडिशियल ऑफिसर अपॉइंट होने वो आज की तो बात नहीं है, ये तो देश आज से 70 साल हो गए ना। बिल्कुल 70 साल में कितने अपॉइंटमेंट्स कर दिए, कितने की जरूरत थी। हमारे देश की जनसंख्या क्या है, क्राइम रेट हमारे यहाँ का क्या है, कितने प्रिजनर्स हैं, जो 75% जेल के अंदर लोग बंद हैं, वो आज की तो बात नहीं है ना। ये 70 साल के अंदर लगातार होता आ रहा है। 20 साल बाद लोग छूट रहे हैं, साहब बाइज्जत बरी हो गया, उसकी जिंदगी कहां से वापस आएगी। तो इसके लिए सरकार की जिम्मेदारी सबसे पहले है कि वहां पर जजेस की नियुक्तियां करे, सफिशिएंट नंबर की ये नियुक्तियां करे, एडिशनल कोर्स बनाए, फास्ट ट्रैक कोर्स बनाए। ये जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर कमी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे लाया जाएगा, कैसे उसे बढ़ाया जाएगा। मैं एडवोकेट पवन पवार जी आपके पास आना चाहूंगा। एक मैं आर्टिकल कुछ पढ़ रहा था, सिंघवी जी का था, और सिंघवी जी का जो बयान जुडिशरी को लेकर आया बड़ा चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि आज जो अदालती निजाम है, बीजेपी और मोदी हुकूमत उसमें डर, घबराहट, फिक्र और झिझक पैदा कर रही है, डर का माहौल पैदा कर रही है। यह सिंघवी जी का बयान है। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभिषेक सिंघवी जी ने कल करी थी जी, और वो इस मामले में करी गई कि कर्नाटका हाईकोर्ट के एक सिटिंग जज ने, हाईकोर्ट के जज ने ये कहा कि वहां का जो एडीजीपी है वो उनको डरा रहा है कि अगर हाईकोर्ट के जज ने एक पर्टिकुलर तरीके से उस केस में फैसला नहीं दिया तो उनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और उन हाईकोर्ट जज ने बड़ा लिख करके स्पष्ट, सिर्फ ओपन कोर्ट में नहीं, अपने लिखित ऑर्डर में ये कहा कि अगर सरकार को ये लगता है कि हमको डरा करके हमारा तबादला कर देंगे और इस वजह से जो कोर्ट है वो अपना काम करना बंद कर दे, तो ऐसा नहीं होगा, चाहे इसके बदले मुझे अपनी नौकरी ही क्यों ना खो देनी पड़े। बड़ी स्पष्ट ये पूरा मामला रोशनी में आया। बिल्कुल बिल्कुल, ये कर्नाटका हाईकोर्ट के जस्टिस है, उन्होंने लिखा। ठीक है, महेश वर्मा जी, सिंघवी जी का जो बयान है वो कर्नाटक में जो कुछ मामला हुआ जज के साथ वो अपनी जगह, लेकिन सिंघवी जी जो मौजूदा सरकार पर ही इल्जाम लगा रहे हैं कि एक डर का माहौल पैदा किया जा रहा है जुडिशरी में, जिस पर हम सबको भरोसा है, उस पर इल्जाम लग रहा है। सिंघवी जी जैसे व्यक्ति को जो एक अच्छे अपने आप को कानूनविद समझते हैं जी, और वो ना जाने कई बार कई चीजों में फंसे भी, निकले भी, तो कम से कम उन जैसे व्यक्ति से तो हम ये उम्मीद नहीं रखते हैं कि वो उस चीज को कह रहे हैं जिसकी स्वतंत्रता को लेकर सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि आपकी सरकार डरा रही है, धमका रही है। सवाल कभी नहीं उठाया जाता है। सवाल ये है कि जो वहाँ सिस्टम है, संविधान का अनुच्छेद जो 222 है, उसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम पावर है जुडिशरी के मामले में, और वो अपने नहीं, महेश जी पिछले दिनों आप डिबेट में मेरे साथ आए थे और मैंने कहा था कि किस तरह से नुपुर शर्मा के रिमार्क पर सुप्रीम कोर्ट के जजों को धमकियां एक तरह से दी गई और किस तरह से सोशल मीडिया पर उन्हें अनाप शनाप कहा गया। ये तो प्रधानमंत्री के हाथ काटने, सर कलम करने की बात कही गई इस देश में, राष्ट्रपति को धमकी भरे पत्र लिख दिए गए, उसका तो हम जवाब देने के लिए ना हम जवाबदेह हैं, ना ऐसे लोगों की ऐसी मानसिकता को हम कहीं समर्थन करते हैं। नहीं, इस पर तो सरकार को सख्ती करनी चाहिए, इस देश में संविधान चाहिए जी, और संविधान के तहत जो शक्तियां हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, जो हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट है उसके पास अपने जजों की जो उनके हित की रक्षा करने के लिए पर्याप्त उनके पास शक्ति है। और जब वो शक्ति का जो है सख्ताई से जब सुप्रीम कोर्ट के प्रति उनके ही एक जस्टिस कानन थे, उनको उन्होंने जेल भेज दिया, याद है। इसी प्रकार से उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए कि जो भ्रष्ट और करप्ट जजेस होते हैं उनके खिलाफ वो लेते भी हैं, जब जरूरत पड़ती है तो बहुत ऐसी चीजें वो इनिशिएटिव भी लेते हैं जिससे कि इन जजों के हित की सुरक्षा की जाए। लेकिन सबसे अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि यही घटना जब झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट जज की सरेआम गोली मार के हत्या कर दी जाती है तो वहां पे राहुल गांधी और अभिषेक मनु सिंघवी जी को कुछ दिखाई नहीं देता है। एक जब डेथ वारंट इशू कर दिया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास के नाम से, पब्लिकली एक वर्ग विशेष का व्यक्ति कहता है कि हम इसका सर कलम कर देंगे, तब आपको उसमें मौन साध लेते हैं। नहीं, बिल्कुल ये माहौल जो है, ये माहौल देखिए जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं है, हमारे मुल्क के लिए ये माहौल अच्छा नहीं है। और इसमें मैं तो ये कहता हूं कि सियासत से ऊपर उठकर इन तमाम चीजों को देखा जाना चाहिए। मैं एडवोकेट अश्विनी दुबे जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस रिफॉर्म की बात सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, क्या आपको लग रहा है कि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है और इस पर सरकार को या इससे जुड़ी हुई जो एजेंसियां हैं इस पर काम करना चाहिए जल्द से जल्द?
निश्चित तौर पर ये रिफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस, जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने अपने स्टेटमेंट में कहा हम जो कॉलोनियल लॉ है उसको हटाना चाहिए। और एक सबसे अच्छी बात आप देखिए, जब राजद्रोह को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट चल रही थी तो उस समय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक बात की कि कॉलोनियल बैगेज जो हम उठा रहे हैं भाई अल्टीमेटली गवर्नमेंट की तरफ से आया कि इसको हमें हटाना चाहिए क्योंकि आज की तारीख में इसकी जरूरत नहीं है। तो आजादी के ठीक बाद ही खत्म हो जाना चाहिए। बड़े सारे ऐसे कानून जैसे 304 गाड़ी चलाते चलाते किसी की हत्या हो गई मान लीजिए, 2 साल की सजा है, बेलेबल ऑफेंस है, तो वहां अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए जरूरत तो होगी। और आज की तारीख में ऐसी स्थिति है कि अगर हम देखें कि लोकतंत्र है। मैं अश्विनी जी एक चीज और समझना चाहता हूं कि अब उमर खालिद का जैसे मामला है, पिछले कई बार से उनकी समाअत होती है, हेयरिंग होती है, लेकिन जमानत नहीं मिलती। जमानत के लिए वो बार बार अर्जी डालते हैं। एक चीज ये कि ये सिस्टम किस तरह से होता है जमानत देने का, और इसके अलावा कुछ मामलों में देखते हैं कि बहुत संगीन मामले लेकिन जमानत आसानी से मिल जाती है। सबसे पहले तो ये देखिए कि बेल एक डिस्क्रिशनरी पावर है जज का जी। उस जज को निर्धारित करना है, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसने जो एविडेंसेस, जो ऑफेंसेस लगे हैं उनके सपोर्ट में इकट्ठा किया है, ये एक विषय है। लेकिन एक जो बेल एक रूल है, जेल एक्सेप्शन है, वो कैसे केसेस में है? वो इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत ऐसे केसेस जो ज्यादा संगीन नहीं है। लेकिन अगर यूएपीए जैसे केसेस की हम बात करें जो टेररिज्म को लेकर के हैं, वहां बेल एक्सेप्शन नहीं है। वहां जब तक कि ये बातें प्रूफ नहीं हो जाती कि फला व्यक्ति ने अनलॉफुल असेंबलीज में, अनलॉफुल एक्टिविटीज में काम किया, टेररिज्म में इन्वॉल्व है, तो मैं समझता हूं कि इसलिए डिस्टिंग्विश हमें करना पड़ेगा। डिस्टिंग्विश क्या करना पड़ेगा? अब शाहिद भाई भी एग्री करेंगे इस बात से कि जो नॉर्मल इंडियन पीनल कोड के केसेस है वो, और जो यूएपीए के अंतर्गत केसेस रजिस्टर हुए वो, ये दोनों बातों में अंतर है। और ये समझता हूं मैं यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट जमानत नियम है, जेल अपवाद है इन मामलों में जिसमें 7 साल से कम की सजा है। और बेल एक्ट खास तौर से, क्योंकि बेल के ट्रायल कोर्ट में बड़े सारे मुकदमे पेंडिंग हो रहे हैं, तो जमानत के लिए अलग से बेल एक्ट, अगर बेल एक्ट अगर पार्लियामेंट बना देती है तो जल्दी से जल्दी निपटारा होगा और अंडर ट्रायल प्रिजनर्स बाहर आएंगे। क्योंकि ये भी तो यूनिवर्सल रूल है, ये भी तो क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस का ही पार्ट है जिसमें कहते हैं कि जब तक कोई दोषी साबित नहीं हो जाए तब तक वो निर्दोष ही रहता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बहुत पेचीदा भी मसला है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और सरकार को भी इस पर संजीदगी से सोचना होगा। जो रिमार्क सुप्रीम कोर्ट ने किया है और इंफ्रास्ट्रक्चर की जहां तक बात है, इस पर भी अब सरकार की एक तरह से जिम्मेदारी बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातचीत हुई। एडवोकेट अश्विनी दुबे साहब, महेश वर्मा साहब, एडवोकेट अमन पवार जी और एडवोकेट शाहिद अली साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। आदाब।